स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 की शुरुआत करने वाले हैं। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हमने किया, वहां से 10 मार्क्स का आपका आएगा और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में से भी आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1 क्या है? जनरल डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट, विदेश डाक की परिभाषा क्या है? पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन दी डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, आपकी जितनी भी डाक सेवाएं हैं जो आपकी भारतीय डाक इनलैंड पोस्ट के अधीन नहीं आती हैं, यानी कि इस डेफिनेशन में आपकी जो भी पोस्टल सर्विसेज नहीं आएंगी वो किस में आ जाएंगी? आपकी फॉरेन पोस्ट में आ जाएंगी। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, आपके जो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स हैं इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है? तो इसकी टोटल 2 कैटेगरीज है, एक लेटर पोस्ट और दूसरी है पार्सल पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इसके कौन कौन है? तो जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे बोला गया ऑल कंट्रीज विद फ्यू एक्सपेक्टेशंस, जितने भी देश हैं, कुछ एक अपवाद है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन जितने भी देश हैं बाकी सारे इसके मेंबर हैं। टेरिटरीज ऑफ मेंबर कंट्रीज सिंगल पोस्टल टेरिटरी, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग देश जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मेंबर्स हैं, लेकिन इन सभी को क्या माना जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है, एकल डाक क्षेत्र के रूप में इसको समझा जाता है। फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट ग्रांटेड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ यूनियन, और जितनी भी यूनियन में आपके देश आते हैं वहां पर आपको पारगमन की स्वतंत्रता मिल जाती है। आप आर्टिकल जो एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं या फिर आपके देश में यानी कि इंडिया में भी हमारे आर्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन प्लस इट्स डिटेल्ड रेगुलेशंस, सार्वभौमिक डाक सम्मेलन एप्लीकेबल थ्रू आउट, तो आपका जो सार्वभौमिक डाक सम्मेलन है और इसके जो भी नियम है वो किसके थ्रू एप्लीकेबल होते हैं? आपके इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस और लेटर पोस्ट सर्विस के थ्रू एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद है पार्सल पोस्ट सर्विस विद कंट्रीज और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नड बाय, अब आपकी जो पार्सल पोस्ट सर्विस है और इसका जो प्रशासनिक अधीन यानी कि प्रशासनिक रूप से किसके अधीन है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के अधीन है। और अगर हमारे जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं इनकी बात करें, इनके आदान प्रदान की बात करें तो कौन इसको गवर्न करता है, यानी कि किसके ये अधीन आता है? यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, तो हमने अभी किया सार्वभौमिक डाक सम्मेलन के अधीन ये आता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स गवर्नड बाय स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट, तो आपके जो मनी ऑर्डर्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स और कैश ऑन डिलीवरी वाली आइटम्स हैं इनका आदान प्रदान जो है वो कैसे होता है? विशेष द्विपक्षीय समझौते हैं उनके थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स विद फ्यू कंट्रीज, उसके बाद कुछ एक देशों के साथ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी हैं, विशेष अरेंजमेंट है जैसे भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में। उसके बाद है हमारे पास कंट्रीज इन यूपीयू, अब आपके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जो जो भी देश हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूपीयू, अब सबसे पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो स्थापना है या फॉर्मेशन की बात करें कब ये बना था? तो 9 अक्टूबर 1874 को ये बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्न, स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट आपका, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। टोटल कंट्रीज की अगर बात करें तो 192 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियाई प्रशांत महासागरीय डाक संघ, एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसकी जो शुरुआत है ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी खुद की स्थापना कब हुई और भारत ने इसको कब ज्वाइन किया। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग में आपको ध्यान रखना है। तो अगर एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात करें, इसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात करें बैंकॉक, थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और पर्पस की यहाँ पे बात करें, एक्सटेंड पोस्टल रिलेशंस, इंप्रूव फैसिलिटीज बिटवीन मेंबर कंट्रीज इन एशियन पैसिफिक रीजन, तो एशियन पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं जो भी इनकी मेंबर हैं उनके बीच में पोस्टल रिलेशंस को यानी कि डाक के जो भी आपके आदान प्रदान के संबंध है और जो भी फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करना, ये इसका उद्देश्य था। और भारत ने इसको कब ज्वाइन किया? 1973 में, 1973 में भारत ने इसको ज्वाइन किया। तो इसकी खुद की शुरुआत 1961 और भारत ने इसको 1973 में ज्वाइन किया। टोटल मेंबर कंट्रीज की अगर बात करें तो 32 है। उसके बाद हमारे पास कन्वेंशन ऑफ एपीपीयू, बाइंडिंग ऑल दी मेंबर कंट्रीज, तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को एक साथ जोड़े रखना। रिड्यूस्ड चार्जेस, और जो भी चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी आपके डाक को भेजने के चार्जेस हैं, नोट मोर देन 85% फॉर इंटरनेशनल सरफेस रेट्स, तो यहाँ पे देखिए जो चार्जेस हैं आपके इंटरनेशनल सरफेस रेट के ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो उससे भी रिड्यूस चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि उससे भी कम चार्जेस लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे इसके लिए 100 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे तो यहाँ पे इसके 85 से भी कम बनेंगे।
exchanged items not letter post with APPU countries governed by relevant agreement of UPU। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपकी एक्सचेंज होती है, आदान प्रदान जिन जिन चीजों का किया जाता है APPU कंट्रीज के बीच में, वो कैसे गवर्न किए जाते हैं, किसके अधीन वो आती है, रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो एग्रीमेंट है उसके मिलते जुलते एग्रीमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे लेटर पोस्ट की बात नहीं की है। उसके बाद है जर्नल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनलैंड रेगुलेशंस। अंतर्देशीय विनियम सामान्य रूप से कहां पर लागू होते हैं, एक्सेप्ट स्पेशल रेगुलेशंस। तो जितने भी हमने स्पेशल रेगुलेशंस किए, विशेष नियम हमने किए, विनियम हमने किए, उनको छोड़कर, ठीक है, फॉर फॉरेन पोस्ट, जो भी फॉरेन पोस्ट के लिए हमारे जो स्पेशल रेगुलेशंस हैं उनको छोड़कर द रेगुलेशंस कंसर्निंग इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स, बाकी जितने भी आपके विनियम है इनलैंड पोस्टल सर्विस से संबंधित, अप्लाई टू फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स एज वेल। तो वो सारे ही आपके फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स पर भी अप्लाई होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी हमने स्पेशल विनियम किए, ठीक है, जो भी स्पेशल रेगुलेशंस हमने किए फॉरेन पोस्ट से संबंधित, जो भी अधिसूचित हम यहाँ पे किए गए हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी रेगुलेशंस है, बाकी जितने भी विनियम है आपके इनलैंड पोस्ट सर्विस से संबंधित, वो सारे आपके फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स को भी अप्लाई होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 2, जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य नियम। सबसे पहले यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट। आपकी लेटर पोस्ट की क्या डेफिनेशन है, इन फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट और मींस कोरस्पोंडेंस। तो यहाँ पे आपकी जो लेटर पोस्ट है फॉरेन पोस्ट के अंदर, इसका क्या मतलब है, कैसा पत्राचार, जैसे आपके लेटर्स हो जाएंगे, पोस्ट कार्ड हो जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स हो जाएंगे, बुक्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट्स और ब्लाइंड लिटरेचर। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, लेटर पोस्ट कहा जाता है। फॉरेन पोस्ट की अगर हम बात करें, फॉरेन पोस्ट में, लेटर पोस्ट में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपके जो एरोग्राम्स होते हैं आल्सो इंक्लूड इन लेटर पोस्ट, इनको भी लेटर पोस्ट में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि ये भी आपके लेटर पोस्ट में आ जाएंगे। नो क्लास ऑफ आर्टिकल इन सरफेस पोस्ट कोरस्पोंडिंग टू एरोग्राम्स। और जैसा हमारा एरोग्राम है, इस तरह के क्लास की कोई भी आर्टिकल आपकी सरफेस पोस्ट में नहीं है, यानी कि इसका कोई भी कोरस्पोंडिंग नहीं है, इसका कोई भी रिश्तेदार जो है आपका वो सरफेस पोस्ट में नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास रेट्स ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क की जो दरें हैं वो कैसे हम पता लगाएंगे। फॉरेन आर्टिकल्स कंसिस्ट सरफेस पोस्टेज। अब आपके जितने भी फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगते हैं, सरफेस पोस्टेज चार्जेस, प्लस उसके बाद जहां पर भी एप्लीकेबल हो आपके एडिशनल चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एयर सरचार्जेस। ठीक है, एयर सरचार्ज तो नहीं, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस चार्जेस पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी हमने किए थे कि कहाँ जरूरत जहां पर भी होती है वहां पर लगाए जाते हैं। तो सेम वैसे ही पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में भी है, फॉरेन के लिए अगर भेज रहे हैं तो जहां पर जरूरत है उसको रजिस्टर भी किया जा सकता है, इंश्योर भी उसको किया जा सकता है। फॉर एयरमेल पोस्ट कार्ड कंबाइंड चार्जेस। अब आपका जो एयरमेल पोस्ट कार्ड होता है उसके लिए कंबाइंड चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस होते हैं वो पहले से ही आपके पोस्टेज चार्जेस और एयर चार्जेस जो होते हैं वो उसके ऊपर फिक्स होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सरफेस पोस्टेज रेट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल इन लेटर पोस्ट। लेटर पोस्ट में आपके जो सरफेस पोस्टेज रेट है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के आर्टिकल के लिए, यानी कि किसी भी आपके एक वर्ग के आर्टिकल के लिए, तो यहाँ पे क्या है वो सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन। तो सभी गंतव्यों के लिए वो सेम रहता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू नियर कंट्रीज। तो सिवाय कुछ एक कंट्रीज को छोड़कर जो हमारे देश के नजदीक है, उन कंट्रीज को छोड़कर बाकी जितने भी गंतव्य हैं उन सभी के लिए ये क्या रहता है आपका सेम रहता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर के लिए अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो जितनी भी आपकी डेस्टिनेशन कंट्रीज है उनके लिए आपसे सेम पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे, सिवाय कुछ एक कंट्रीज है हमारे पास जो नजदीक है उनको छोड़कर। फीस फॉर स्पेशल सर्विसेज। उसके बाद जो स्पेशल सर्विसेज है जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट वगैरह हो जाएगी, तो इन सभी के लिए आपके आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन। तो इन सभी के लिए जो फीस ली जाती है वो भी यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है। जैसे आपके रजिस्ट्रेशन की बात हो जाएगी, उसके बाद एडी की बात हो जाएगी, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और लेट फीस, इन सभी की जो फीस रहती है वो भी यूनिफॉर्म रहती है सभी कंट्रीज के लिए। उसके बाद बट एयर सरचार्ज प्लस कंबाइंड एयरमेल चार्जेस। लेकिन आपके जो एयर सरचार्जेस होते हैं, जो हवाई डाक शुल्क लगाए जाते हैं, और जो कंबाइंड एयरमेल चार्जेस होते हैं वेरी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन। तो वो आपके गंतव्य के हिसाब से वेरी करते हैं, यानी कि आपके डेस्टिनेशन देखा जाएगा उसके हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने कर ली कि आपके जो सरफेस या पोस्टेज रेट है वो भी सेम रहेंगे। उसके बाद स्पेशल सर्विसेज के लिए जो चार्जेस रहेंगे वो भी सेम रहेंगे, लेकिन जो एयर सरचार्ज है और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं, वो अलग अलग होते हैं आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से।
उसके बाद है वेट स्टेप्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस पोस्टेज आर डिफरेंट फ्रॉम द वेट स्टेप्स यूज्ड फॉर फिक्सिंग एयर सरचार्जेस। अब के जो वेट स्टेप्स होते हैं इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो एयर सरचार्जेस होते हैं उनको फिक्स करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपके पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस, एयर सरचार्जेस जो भी आपके होंगे, विशेष चार्जेस आपसे लिए होंगे, जो विशेष डाक शुल्क आपसे लिए या फिर डाक शुल्क जो पोस्टेज चार्जेस आपसे लिए, और एयर सरचार्जेस जो भी आपसे लिए हैं मे बी रिफंडेड टू सेंडर इफ सस्पेंशन ऑफ सर्विस। तो अब देखिए कुछ एक कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ एक सर्विसेज को रोकना पड़ता है, यानी कि कुछ एक देशों के लिए, जैसे हमारे पास अब लॉकडाउन लगता है तो कुछ एक देशों के लिए आपकी जो सर्विस है उसको रोक दिया जाता है। मान लीजिए आपने आर्टिकल को पोस्ट किया, वो अभी इंडिया में ही है, आपका भी एक दिन ही हुआ है कि वो कहीं पहुंचा ही रास्ते में, इंडिया के भीतर ही है, लेकिन जिस देश के लिए आपने भेजा था वहां के लिए जो भी सर्विस थी वो सस्पेंड हो गई, वो रुक गई है, कुछ टाइम के लिए बंद हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपका आर्टिकल तो अब आगे तो जा नहीं सकता है, उसको फिर से वापस भेजा जाएगा और जो भी आपने उसके ऊपर चार्जेस दिए होंगे वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद है मेकअप ऑफ आर्टिकल्स जर्नल प्रोविजंस। पत्र डाक लेखों की बनावट के संबंधित नियम, यानी कि जो भी आप लेटर भेजते हैं उनका मेकअप का मतलब यहाँ पे पाउडर लगाने से नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको कैसे आपको बनाना है, कैसे उनको तैयार करना है। लेटर पोस्ट मेड अप सिक्योरली, नो रिस्क ऑफ अदर आइटम्स ट्रैप्ड इन इट। तो आपको लेटर पोस्ट का जो भी आइटम होगी या जो भी आपका आर्टिकल होगा उसको आपको इस तरह से बनाना है ताकि वो सुरक्षित हो और उसमें आपका कोई दूसरा आर्टिकल ट्रैप ना हो, यानी कि दूसरी उसके साथ जाने वाली चीज उसके बीच में न फंस जाए। पैकिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू शेप, नेचर, ट्रांसपोर्ट कंडीशंस। अब पैकिंग जो आप करेंगे किसी भी आर्टिकल की वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी शेप के हिसाब से, यानी कि आर्टिकल आपका जिस शेप का है उसी हिसाब से आप उसकी पैकिंग करेंगे, उसका नेचर कैसा है, और जो भी ट्रांसपोर्ट कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से आप उसकी पैकिंग करेंगे। नो अफेक्ट ऑफिशियल हेल्थ। उसके बाद इससे आपका जो भी ऑफिशियल कर्मचारी जिसके हाथ से वो आर्टिकल होते हुए जाएगा उसके लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी सेहत को कोई इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। नोट डेंजरस लाइकली इंजर ऑफिशियल्स। उसके बाद ये खतरनाक भी नहीं होना चाहिए कि जो भी कर्मचारी इसको पकड़े उसी को ये इंजर कर दे, ठीक है, उसी को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नोट डैमेज अदर पार्सल्स एंड पोस्टल इक्विपमेंट्स। जो भी पोस्टल इक्विपमेंट्स हैं आपके यूज किए जाते हैं डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या इनको हैंडल करने में, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे या फिर दूसरे जो पार्सल वगैरह है उनको भी कोई क्षति ना पहुंचाए। इफ आइटम्स सेंट इन एनवल्पीज। अगर कोई भी चीज जो है, कोई भी आइटम जो है एनवल्प में, उसको लिफाफे में भेजा जा रहा है, एजेस विद कलर्ड बार। तो जो भी एनवल्प होंगे उनके जो एज होंगे, उनके जो किनारे होंगे उनमें क्या होंगे, कलर्ड बार्स होंगे, ठीक है। शुड बी रिजर्व फॉर द एयरमेल कोरस्पोंडेंस। तो ऐसे जो भी एनवल्प होंगे जिनकी एजेस जो है वो कलर्ड बार से होंगी तो उन वो किसके लिए यूज किए जाते हैं और किसके लिए आरक्षित होंगे, आपके एयरमेल पत्राचार के लिए उनको आरक्षित किया गया होगा। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल्स कंटेनिंग फ्रेजाइल मटेरियल। फ्रेजाइल होता है आपका जो टूट सकता है या नाजुक मटेरियल। लिक्विड ऑयल्स, आपके फैटी सब्सटेंसेस, ड्राई पाउडर्स, लाइव बीज, तो जीवित मधुमक्खियां आपकी जो हो जाएंगी। उसके बाद है लीचेस, सिल्क वोम, एग्स। तो ये सारी चीजें हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी की थी। सेम वही कंडीशंस है, वही रूल्स हैं इनको भेजने के लिए भी। उसके बाद हमारे पास आइटम्स कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन। उसके बाद अगर कोई भी आप ऐसा आर्टिकल भेज रहे हैं जिसके अंदर कोई भी जरूरी मेडिसिन है, अर्जेंट यानी कि जिसको जल्दी पहुंचना है, ठीक है, वो अर्जेंट मेडिसिन आप भेज रहे हैं, दवाई आप भेज रहे हैं। ऑन साइड वेयर्स एड्रेसेस, एड्रेस, तो जिस साइड के ऊपर आपने प्राप्तकर्ता का नाम लिखा है उसके ऊपर क्या आप एक चीज लगाएंगे, ग्रीन लेवल, हरा लेवल लगाएंगे। लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस लेवल को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह का आपका लेवल रहेगा, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर सांप जैसा बना होगा, ये डंडा सा बना होगा और उसके ऊपर क्या लिखा होगा, मेडिसमेंट अर्जेंट, ठीक है। और इसकी डायमेंशंस की अगर बात करें 62x44 मिलीमीटर रहेंगी और ये लाइट ग्रीन इसका बैकग्राउंड होता है, यानी कि ये जो चीज होगी इसका जो बैकग्राउंड होगा ये लाइट ग्रीन हल्के हरे रंग का ही होगा, उसके ऊपर मेडिसमेंट अर्जेंट लिखा होगा और इस तरह का सिंबल उसके ऊपर बना होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। और जो सिंबल होगा ब्लैक प्लस लेटर्स, उसके ऊपर जो लेटर्स लिखे जाएंगे, जो मेडिसमेंट अर्जेंट लिखा जाएगा वो ब्लैक लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड उसका कैसा हो जाएगा, आपका लाइट ग्रीन हो जाएगा और सिंबल जो होगा आपका, यानी कि जो उसके ऊपर सांप जैसा वो बना होगा वो भी ब्लैक उसमें होगा, काले रंग में होगा। पैकिंग नोट रिक्वायर फॉर आर्टिकल विच आर इन सिंगल पीस। तो अब कुछ एक आपके ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनके लिए पैकिंग की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जो खुद सिंगल पीस में होते हैं, जैसे आपके लकड़ी का कोई टुकड़ा है या फिर मेटल का कोई टुकड़ा है, तो उनको अगर पैकिंग की जरूरत नहीं है
तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस आर्टिकल के ऊपर ही लिखा जा सकता है, यानी कि जो भी लकड़ी का पीस होगा या मेटल का पीस होगा सीधा उसके ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा एड्रेसी का और उसको भेज दिया जाएगा, उसको पैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जर्नल पैकिंग कंडीशंस इन फॉरेन पोस्ट, आपकी जो जर्नल कंडीशंस है, सामान्य जो भी नियम है आपके किसी भी आर्टिकल को पैक करने के, वो सेम रहेंगे जो आपके इनलैंड पोस्ट के लिए है, ठीक है। फॉरेन पोस्ट में भी वही सारे चलते जाएंगे। मेकअप ऑफ रिड्यूस्ड रेट आर्टिकल्स, अब कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनमें आपको क्या मिलते हैं, जो डाक शुल्क होती है उसमें आपको छूट मिलती है, यानी कि घटी दर वाली डाक वस्तुओं की बनावट जिसमें आपको छूट मिल रही है, उस आर्टिकल्स को कैसे आप बनाएंगे। आर्टिकल्स अदर देन लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स मेड इन सच ए वे, आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं जो लेटर या पोस्ट कार्ड को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर आपके बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं जिनमें क्या मिलता है आपको, जिनमें आपको उनको ऐसी इस तरह से बनाना है जिनमें भी आपको रिड्यूस्ड रेट मिल रहा है, ठीक है, कम आपके चार्जेस लग रहे हैं। कंटेंट्स आर सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड, आप उसमें जो भी सामग्री भेज रहे हैं वो पर्याप्त रूप से सुरक्षित होनी चाहिए, और साथ में क्विक प्लस इजी वेरिफिकेशन, और उसकी जांच करने के लिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है, जल्दी से और आसानी से उसकी वेरिफिकेशन भी की जा सके, यानी कि इतना वो सुरक्षित होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में है और साथ में उसकी जो वेरिफिकेशन है वो भी जल्दी से और आसानी से की जा सके। दे शुड बी प्लेस्ड इन रैपर और कार्डबोर्ड, उसके बाद देखिए ऐसे आपके जितने भी आर्टिकल्स होंगे उनको आसानी से, ठीक है, अगर उनको आप चाहते हैं कि वो सफिशिएंटली प्रोटेक्ट हो, यानी कि पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो और आसानी से उनकी जांच भी की जा सके और जल्दी से की जा सके, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको रैपर या फिर कार्डबोर्ड के अंदर रखना चाहिए। उसके बाद उनको ओपन बैग्स, बॉक्सेस, खुले थैलों में या फिर बॉक्सेस में या फिर एनवलपीज, कंटेनर्स, अनसील्ड बैग हो सकते हैं या फिर बॉक्सेस आपके हो सकते हैं, उसके बाद आपको इनमें इसे रख देना चाहिए, फिर इनकी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन इनकी आसानी से की जा सकती है और सुरक्षित भी हो जाएंगे। बट विच कैन इजीली बी और डन अप विद स्ट्रिंग इजी टू अनटाई, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, आसानी से जिनको खोला जा सके या फिर रीक्लोज किया जा सके, ठीक है, ऐसे आप बॉक्सेस का, बैग्स का यूज करेंगे जो आसानी से खोले जा सके और उनको अगर बंद करना हो दोबारा से जल्दी से उनको बंद किया जा सके, और या फिर उसको धागे से आप बांध सकते हैं, स्ट्रिंग से, रस्सी से उनको बांध सकते हैं जो आसानी से आपकी खोली जा सके। एक्सेप्शनली आइटम्स ऑफ मर्चेंडीज पैक्ड इन ट्रांसपेरेंट पैकिंग, उसके बाद अब बोलेंगे कि खासकर आप जो सामान भेजते हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग में, जो पारदर्शी हो आपकी पैकिंग, पैक्ड इन हर्मेटिकली सील्ड पैकिंग, तो इसको भली भांति सील्ड वाली पैकिंग में आपको भेजना है। आर्टिकल्स विच कैन बी स्पॉइल्ड इफ पैकिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसके बाद कुछ एक आपके ऐसे आर्टिकल्स हो सकते हैं जो अगर आपने रूल्स के हिसाब से उनको पैक किया है तो वो स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अगर फिर पैकिंग का यूज करना है तो उनको हर्मेटिकली यानी कि भली भांति सील वाली पैकिंग का यूज करके उनको बंद करना है। सेम अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, और यही रूल आपका किसके लिए अप्लाई होता है, जो इंडस्ट्रियल और वेजिटेबल प्रोडक्ट आपके होते हैं। इन दीज केसेस सेंडर एड्रेसी शुड असिस्ट व्हेन कॉल्ड फॉर चेक ऑफ कंटेंट्स एंड ओपनिंग देम, और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई भी आप आर्टिकल भेजते हैं तो ऐसे सभी केसेस में आपका सेंडर हो, प्रेषक हो सकता है या फिर प्राप्त करता हो सकता है, जब भी कंटेंट आपने सामग्री या फिर आर्टिकल को खोलना है तो उस स्थिति में चेक करने के लिए जो है आपका सेंडर या फिर एड्रेसी को बुलाया जा सकता है, उसकी सहायता के लिए उसको पोस्ट ऑफिस में बुलाया जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल्स इन पैनल एनवलपीज, पारदर्शी लिफाफे में वस्तुएं। अब हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी इसके बारे में किया था कि आपके जो पैनल होते हैं वो क्या चीज होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी कंडीशंस है, आप भेज तो सकते हैं लेकिन कैसे, एनवल्प विद एड्रेस पैनल, ऐसे एनवल्प, ऐसे लिफाफे जिनमें क्या होता है, एड्रेस पैनल होता है आपका, यानी कि एक पारदर्शी जैसी खिड़की सी होती है जिसमें से एड्रेस आपका दिखाई देता है। पैनल सिचुएटेड ऑन प्लेन साइड ऑफ एनवल्प, तो जो पैनल होगा वो एनवल्प के लिफाफे की प्लेन साइड के ऊपर होना चाहिए। नोट विद क्लोजिंग फ्लैप, क्लोजिंग फ्लैप यानी कि जहां से आप गोंद लगा के उसको बंद करेंगे उस साइड पे नहीं होना चाहिए। एड्रेस शुड बी इजीली रीड थ्रू पैनल, और आपका जो पता है वो आसानी से उस पैनल के थ्रू दिखना चाहिए। पैनल मस्ट बी रेक्टेंगुलर, और जो आपका पैनल होगा वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डायमेंशन पैरेलल टू द एनवल्प, तो हमने जैसे पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है कि आपकी जो सबसे बड़ी डायमेंशन है वो एनवल्प के पैरेलल यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद डेट स्टैंप नोट इंटरफेयर्ड विद, और जो डेट स्टैंप है, जो दिनांक मोहर है, वो इसके बीच में नहीं आपकी घुसनी चाहिए, वो अलग दिखनी चाहिए। एडिक्वेट स्पेस बिटवीन साइड एंड बॉटम एजेस ऑफ द एनवल्प एंड पैनल, और एनवल्प और पैनल अब दोनों की अलग अलग अपनी एजेस होंगी, उन दोनों में आपके अलग अलग एजेस दिखनी चाहिए, ठीक है। एनवल्प की एज अलग होनी चाहिए और आपके पैनल की एक दूसरे में ये नहीं मिक्स हो जानी चाहिए कि आपकी पैनल और एनवल्प की एज जो है वो एक ही बन जाए।
ओनली एड्रेसेस एड्रेस विजिबल थ्रू पैनल, और पैनल के थ्रू सिर्फ प्राप्तकर्ता का पता ही दिखाई देना चाहिए। पैनल प्लेस्ड इन सच वे नोट इंटरफेयर विद डेट स्टैम्प, और आपका जो पैनल है उस तरह से होना चाहिए, इस तरह से उसको प्लेस करना है ताकि वो डेट स्टैम्प के साथ इंटरफेयर ना हो, एक दूसरे के साथ वो ना उलझे। उसके बाद है हमारे पास फोल्ड कंटेंट्स इन सच वे, उसके बाद आप जो भी उसके अंदर सामान डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी लिफाफा आपका एनवल्प होगा उसके अंदर आप जब भी सामान डालेंगे तो किस तरह से डालेंगे, एड्रेस रिमेन्स विजिबल, आपका जो प्राप्तकर्ता का एड्रेस है सिर्फ वही दिखना चाहिए, कंटेंट्स शिफ्ट इनसाइड एनवल्प, और जो भी सामग्री आप भेज रहे हैं, जो भी उसके ऊपर आप लिख के भेज रहे हैं या कुछ भी आप भेज रहे हैं वो क्या हो जाना चाहिए, आपका उस एनवल्प के अंदर चला जाना चाहिए, वो आपका बिल्कुल लिफाफे के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंट एनवल्प ऑन स्टैंडर्ड एनवल्प, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड एनवल्प होते हैं उनके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट आपका पैनल होता है वो किस तरह से होता है। तो ये मान लीजिए आपका एनवल्प है, तो यहाँ पे देखिए 40 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप एज ऑफ एनवल्प, तो ये आपका एनवल्प है, ये इसकी टॉप एज है, यहाँ से 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक 40 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद 15 मिलीमीटर फ्रॉम राइट लेफ्ट बॉटम एज, तो यहाँ पे देखिए आपकी ये एक लेफ्ट एज आ जाएगी, ठीक है, ये आपके एनवल्प की लेफ्ट एज है, यहाँ से यहाँ तक का 15 मिलीमीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी और नीचे से भी 15 मिलीमीटर होना चाहिए। पैनल नोट बॉर्डर्ड विद बाई कलर्ड बैंड और फ्रेम, उसके बाद आपका ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये पैनल की आपकी एजेस हो जाएंगी, ये बॉर्डर हो जाएगा पैनल का, तो यहाँ पे कोई भी आपका कलर्ड बैंड या फ्रेम नहीं होना चाहिए, सिंपल यहाँ पे आपका खत्म हुआ पैनल और यहाँ से आपका दूसरा शुरू हो जाना चाहिए एनवल्प का। उसके बाद है हमारे पास आइटम्स इन होली ट्रांसपेरेंट एनवल्पेस, उसके बाद होली ट्रांसपेरेंट यानी कि जो पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफे हैं, उसमें आप जो भी आइटम्स भेज रहे हैं या फिर आपके जो एनवल्पेस हैविंग ओपन पैनल्स, या फिर ऐसे एनवल्प जिनके पैनल जो अब खुले हुए हैं, ठीक है, उसके बाहर लिफाफा वगैरह नहीं लगा हुआ है, मोर देन वन पैनल या फिर एक से ज्यादा पैनल है, नोट परमिटेड इन फॉरेन पोस्ट, तो इनको फॉरेन पोस्ट में परमिट नहीं किया जाएगा, परमिशन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ओनली सिर्फ यही चलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये देखना है, इसी तरह से होना चाहिए, इसके अलावा अगर है तो वो आपका परमिट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद है मेथड ऑफ एड्रेसिंग, तो पता लिखने का क्या तरीका रहता है, जो हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किया था तो सेम वहां पर भी ऐसे ही था कि सबसे पहले हमारे पास थोड़ी बहुत उसके बारे में थी कि आपका कैसे पोस्ट ऑफिस है, कैसे काम करता है, किसके अधीन आता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास एनवल्प किस तरह से यूज किए जाएंगे, एड्रेस किस तरह से लिखा जाएगा, तो सेम हमारे पास फॉरेन पोस्ट में भी वैसा ही है, इतना ज्यादा आपको इसके बारे में टेंस होने की जरूरत नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो आसानी से आपका ये कवर हो जाएगा, कोई इतना आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखने का जो तरीका है, पता कैसे लिखा जाएगा किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर, ठीक है, आप आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखते हैं तो पार्टिकुलर्स एंड देयर ऑर्डर, तो हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था कि कैसे आपका इसमें ऑर्डर रहता है कि सबसे पहले आप कौन सी चीज लिखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट भी था। तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या बोला गया कि पार्टिकुलर्स यानी कि कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है और उनका जो ऑर्डर रहेगा, सीक्वेंस कौन सी रहेगी। नेम ऑफ एड्रेस, सबसे पहले आप प्राप्तकर्ता का नाम लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ हाउस प्लस नेम इफ एनी, उसके बाद उसके घर का नंबर है या फिर नाम है, इन दोनों में से अगर कुछ भी है तो वो लिखा जाएगा। फ्लैट, अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर नंबर, ब्लॉक नंबर इफ एनी, तो इनमें से अगर कोई चीज है उसके बाद वो लिखी जाएगी। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। नेम ऑफ स्ट्रीट, रोड, प्लेस और लोकेलिटी, उसके बाद ये सारी चीजें अगर कोई है तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण का डाकघर जो होगा उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद डिलीवरी जोन नंबर या फिर पोस्टल कोड नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ प्रोविंस, स्टेट और डिपार्टमेंट ये चीज लिखी जाएगी, और नेम ऑफ कंट्री उसके बाद लिखा जाएगा। और आपका जो टाउन होगा और कंट्री होंगी, ठीक है, इनका जो नाम लिखा जाएगा इंडिकेट इन ब्लॉक कैपिटल, सो ये बड़े अक्षरों में आप लिखेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, आपके किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है रोमन लेटर्स एंड अरबिक न्यूमेरियल्स, अरबिक फिगर्स में ये लिखा जाएगा, ये हम बार बार कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ऑन राइट हैंड साइड लेंथ वाइज, अब लेंथ वाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक एनवल्प आपको मान सकते हैं। लेंथ वाइज का मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है, इस साइड को आप नहीं लिखेंगे, आप इस साइड को एड्रेस लिखेंगे। तो उसके बाद क्या बोला गया कि एड्रेस रिटन ऑन प्लेन साइड ऑफ एनवल्प, आप जो एड्रेस लिखेंगे आर्टिकल के ऊपर वो किस साइड लिखेंगे, एनवल्प की प्लेन साइड के ऊपर, ना कि आप कहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग फ्लैप, जो आप गोंद लगा के बंद करेंगे उस साइड के ऊपर नहीं लिखेंगे, प्लेन साइड के ऊपर लिखेंगे। इन रेक्टेंगुलर एरिया, जो आपका एड्रेस होगा वो रेक्टेंगुलर एरिया, आयताकार एरिया में होना चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल उसको गोला बना बना के लिख रहे हैं तो बिल्कुल आपका रेक्टेंगुलर एरिया होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आप लिखेंगे इस लाइन तक, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से आप लिखेंगे।
और यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करें तो किस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर से लेके यहाँ तक एड्रेस लिखने का जो आप शुरुआत करेंगे 40 मिलीमीटर तक होना चाहिए। इधर से यहाँ तक आप 15 मिलीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक 15 मिलीमीटर का डिस्टेंस आप छोड़ देंगे और यहाँ से आप 140 मिलीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे ये नोट मोर देन 140 मिलीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से यहाँ तक का 140 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जैसे हम इनलैंड पोस्ट में लिखते थे, जैसे हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में लिखते थे, अगर कुछ भी आपका जैसे ब्लाइंड लिटरेचर है उसमें क्या मिलता है, आपको छूट मिल जाती है चार्जेस में। तो ऐसा कोई भी आर्टिकल होता था तो उसके क्या किया जाता था, उसके ऊपर एड्रेस साइड वाले सबसे ऊपर क्या लिखा जाता था कि ये वाला आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, ये वाला आपकी ये चीज है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसके ऊपर लिखी जाती थी, बुक पैकेट लिखा जाता था, क्योंकि उसमें क्या है आपको चार्जेस में छूट मिल जाती थी। सेम ऐसे ही आपका फॉरेन पोस्ट में है, प्रिंटेड पेपर्स है आपके, उसके बाद न्यूज पेपर है, स्मॉल पैकेट है, ब्लाइंड लिटरेचर है, तो इन सभी में क्या मिलती है, फॉरेन पोस्ट में आपको चार्जेस में छूट मिल जाती है। तो इनको रिड्यूस रेट में, यानी कि आपके कम चार्जेस लिए जाते हैं। इंडिकेशन मेड ऑन टॉप ऑफ एड्रेस साइड, तो एड्रेस के ऊपर ये सारी चीजें आप इंडिकेट कर देंगे कि ये प्रिंटेड पेपर्स हैं या न्यूज पेपर है या स्मॉल पैकेट है या ब्लाइंड लिटरेचर, जो भी होगा, जो भी क्लास आपके आर्टिकल की होगी वो उसके ऊपर लिख दी जाएगी। उसके बाद है वर्ड लेटर में इंडिकेट ऑन एड्रेस साइड, उसके बाद अगर आपका पत्र है, लेटर है, तो वो भी आप एड्रेस साइड के ऊपर उसको लिख देंगे। ऑन ऑल आइटम्स इन इनवल्प्स, लिफाफे में जितनी भी आपकी आइटम्स होंगी, सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी प्लेस्ड इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, तो आपको जो सेंडर का, प्रेषक का जो नाम लिखना है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। दिस पोजीशन आल्सो असाइन टू सर्विस इंडिकेशन और लेवल, जो ये वाली पोजीशन है आपकी टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये किसके लिए रहेगी, आपकी सर्विस इंडिकेशन और लेवल्स के लिए भी रहेगी। इन केस स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स, अगर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऑन एड्रेस साइड एड्रेस रिटन इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ, तो जो एड्रेस लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, आपकी लेंथ, लंबाई वाली दिशा में लिखा जाएगा और रेक्टेंगुलर एरिया में ये लिखा जाएगा। 40 मिलीमीटर इन डेप्थ फ्रॉम अपर एज, तो ऊपर वाली एज से, जैसे हमने पीछे किया एनवल्प की एग्जांपल लेके, सेम वैसे ही उसकी जो ऊपर वाली एनवल्प होगी वहां से नीचे तक 40 मिलीमीटर का जो भी डिस्टेंस होगा, इसके बीच का 40 मिलीमीटर का जो भी डिस्टेंस रहेगा, और 70 मिलीमीटर इन विड्थ फ्रॉम राइट हैंड एज, और राइट हैंड एज से 74 मिलीमीटर का आपका जो भी इसमें डिस्टेंस रहेगा या जो भी जगह रहेगी रिजर्व फॉर फिक्सिंग पोस्टेज स्टैंप, तो वो किसके लिए आरक्षित होगी, आपके पोस्टेज स्टैंप्स को फिक्स करने के लिए, चिपकाने के लिए, या फिर जो भी इंप्रेशंस होंगे उनको कैंसिल करने के लिए रहेगी। नो वर्डिंग और एक्सेट्रा मैटर, उसके बाद आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैटर या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आप नहीं लिखेंगे एड्रेस के नीचे या फिर उसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, यानी कि एड्रेस आपने लिख दिया, उसके अलावा कुछ भी आप एक्स्ट्रा उसके राइट, लेफ्ट या नीचे नहीं लिखेंगे। ऊपर क्या आ जाएंगी, आपकी सर्विस इंडिकेशंस वगैरह हो सकती हैं। रिकमेंडेड एड्रेस ऑफ सेंडर और एड्रेसी शोन इनसाइड आइटम एज फार एज पॉसिबल ऑन कंटेंट्स एंड लेवल, उसके बाद क्या बोला गया, रिकमेंड किया जाता है कि आप जो भी सेंडर का, प्रेषक का या फिर प्राप्तकर्ता का एड्रेस वगैरह लिखेंगे वो कहाँ पे होना चाहिए, आइटम के अंदर वो शो होना चाहिए, या फिर पॉसिबल जहां तक हो कंटेंट या फिर लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारे पास आइटम जो है, अगर आप जो चीज भेज रहे हैं वो रैपर के अंदर आप भेज रहे हैं, तो एड्रेस रिटन ऑन इट, तो आपकी जो एड्रेस लिखा जाएगा, जो पता लिखा जाएगा वो रैपर के ऊपर लिखा जाएगा। नहीं तो रिकमेंड किया जाता है कि जहां तक आप पॉसिबल हो सके वो आइटम के ऊपर लिखा जाए। उसके बाद है रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर, तो यहाँ पे बोलेंगे कि अगर पोस्ट बॉक्स नंबर देके कोई रजिस्टर्ड आइटम को भेजा गया है, कोई भी रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत लेख भेजा गया है, इन मैनी कंट्रीज दे आर नॉट डिलीवर्ड, बहुत सारे देशों में उनको डिलीवर नहीं किया जाएगा, वितरित नहीं किया जाएगा, जैसे हमारे पास इनलैंड पोस्ट में नहीं किया जाता था। बट सच आर्टिकल्स डिलीवर इन सम कंट्रीज, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स को कुछ एक देशों में डिलीवर कर लिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इंडिया पोस्ट नोट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, लेकिन भारतीय जो डाक है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं करेगा। कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसको अगर फॉरेन पोस्ट बॉक्स में कोई भी पोस्ट बॉक्स नंबर देके भेजा गया है, भेजा जा रहा हो, या उसके ऊपर एड्रेस इस तरह से लिखा है, तो इंडिया पोस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। टू फॉरेन कंट्री एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर विदाउट अदर पार्टिकुलर्स, ठीक है, बिना अदर जो भी पार्टिकुलर्स है वो नहीं लिखे हैं, लेकिन पोस्ट बॉक्स नंबर को उसको भेजा जा रहा है, तो इंडिया पोस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा एज ए रजिस्टर्ड आर्टिकल।
उसके बाद है इंडिया पोस्ट ऑफिस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, भारतीय डाक विभाग की क्या जिम्मेदारी नहीं होगी, डिलीवरी इन फॉरेन कंट्रीज, कि विदेश विदेश में, ठीक है, किसी भी आर्टिकल की डिलीवरी वितरण कैसे हो रहा है, या फिर अगर उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी या फिर रिटर्न के मामले में, तो इन सब के लिए पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के घर में क्या हो रहा है इस चीज के लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। उनके अपने रूल्स है, वो अपने हिसाब से देखेंगे कि उन्होंने डिलीवर करना है, या उनके हिसाब से हो सकता है वो ठीक एड्रेस ना किया गया हो या कंडीशंस उसने फॉलो ना किए, तो वो उनकी अपनी इच्छा है। नो आर्टिकल शुड हैव एड्रेस साइड मार्क्ड ऑफ इनटू सेवरल डिविजन्स। उसके बाद आप जो एड्रेस साइड करेंगे, ठीक है, एड्रेस साइड के ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा, पता जो लिखा होगा, वो बहुत सारी डिविजन्स में नहीं होना चाहिए, यानी कि आप नाम यहाँ पे लिख रहे हैं उसके बाद पता यहाँ पे, वो एक रेक्टेंगुलर एरिया में आपका होना चाहिए। वो हमने कर लिया कि किस तरह से होना चाहिए। अगर वैसे नहीं है, बहुत सारी डिविजन्स में आपने बहुत सारे पार्ट्स में करके उसको लिख दिया, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपका इस तरह से एड्रेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैनर ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क की पूर्व अदायगी का तरीका। फॉरेन आर्टिकल्स में बी प्री पेड विद पोस्टेज स्टैम्प्स और बाय यूज ऑफ पोस्टल स्टेशनरी इशूड बाय इंडिया पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फॉरेन आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो डाक शुल्क होते हैं उनका पूरा भुगतान किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज करके, आपके जो डाक टिकट होते हैं उनका यूज करके, या फिर पोस्टल स्टेशनरी का यूज करके जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू की गई हो। बाय इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, उसके बाद आपकी जो फ्रैंकिंग मशीन की शॉप होती है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। इंक्लूड इंडिकेशन इंडिया पोस्टेज, तो इसमें इंडिकेशन ये होनी चाहिए इंडिया पोस्टेज, तो इस चीज का होनी चाहिए, तो फ्रैंकिंग मशीन की शॉप भी चल जाएगी। प्रीपेड इन कैश, तो जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था कि आप कैश में भी उसको प्रीपे कर सकते हैं, यानी कि कैश दे के भी उसका पूरा भुगतान कर सकते हैं, सेम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की तरह आ जाएगा। आल्सो परमिटेड फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इन कैश जो है, ठीक है, ये जब हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था सेम वैसे ही, तो ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए भी परमिटेड है, इसकी परमिशन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंट्रीज फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बिलो रजिस्ट्रेशन नंबर, अब रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे आप क्या क्या एंट्रीज लिखेंगे? लाइसेंस नंबर रहेगा, उसके बाद लाइसेंस्ड अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, तो ये सारी एंट्रीज होनी चाहिए। उसके बाद है वर्ड्स पोस्टेज पेड और पोर्ट पे एंड क्लोज बाय थिक बॉर्डर विद एन एरिया नोट लेस देन 300 स्क्वायर मिलीमीटर, तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए? पोस्टेज पेड और पोर्ट पे, तो ये वर्ड आपके होने चाहिए और थिक बॉर्डर इनके बाहर होना चाहिए, यानी कि ये वाली चीज जो है मोटी होनी चाहिए, ये बॉर्डर जो है इनके बाहर बना हुआ, और ये जो एरिया है आपका 300 स्क्वायर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आपकी पोस्टल स्टैम्प जरूरी, डाक टिकट है, उसके बाद पोस्टल फ्रैंकिंग इंप्रेशन है, यानी कि जो भी आप डाक भार का भुगतान करने के लिए यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे करेंगे? अप्लाई टू टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, तो एड्रेस साइड, जिस साइड के ऊपर आपने पता लिखा है उसी साइड में राइट हैंड आपके दाएं हाथ के ऊपरी कोने में ये सारी चीजें अप्लाई की जाएंगी। पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक, अगर किसी पोस्ट कार्ड के ऊपर जो है वो स्टैम्प्स पिछली साइड उसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है, एड्रेस साइड के ऊपर नहीं चिपकाई है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? अनपेड, बिना भुगतान वाले पोस्ट कार्ड की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। नॉन पोस्टल स्टैम्प्स चैरिटी अदर लेवल्स डिजाइन्स मिस्टेकन फॉर फ्रैंकिंग मशीन में नोट बी अफिक्स्ड और प्रिंटेड ऑन एड्रेस साइड, तो आपकी ऐसी स्टैम्प्स जो नॉन पोस्टल है, यानी कि डाक भार का भुगतान करने के लिए जिनका यूज नहीं कर सकते हैं, आपकी चैरिटी स्टैम्प्स है, दूसरे लेवल्स है, डिजाइन है, या फिर फ्रैंकिंग मशीन की जो इंप्रेशन है, लेकिन उसका यूज भी आप पोस्टल स्टैम्प की तरह नहीं कर सकते हैं, डाक भार का भुगतान के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्टैम्प्स या ऐसे लेवल्स या फिर ऐसी कोई भी चैरिटी स्टैम्प्स जो है उनको एड्रेस साइड के ऊपर, यानी कि जिस साइड पता लिखा है उस साइड के ऊपर नहीं आप चिपका सकते हैं। आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, जहाजों पर पोस्ट की गई वस्तुएं, अगर कोई भी व्यक्ति जहाज में जाता है, यानी कि वो समुद्री जहाज में जा रहा है, अगर उसका दिल कर पड़े कहीं के आर्टिकल को पोस्ट करना है तब भी वो कर सकता है। पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट ए पोर्ट ऑफ कॉल ऑफ ओशियन गोइंग वेसल्स एक्सेप्ट मेल पोस्टेड ऑन शिप इफ दे डिलीवर्ड लूज टू पोस्ट ऑफिस, समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए पड़ाव पतन पर स्थित डाकघर जहाज पर पोस्ट की गई डाक वस्तुएं स्वीकार कर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि डाकघर में खुले रूप में वो दे दी गई हो, यानी कि उनको जब देना है, उनको जब आप हैंड ओवर करेंगे तो वो खुली हुई स्थिति में होनी चाहिए, तभी उनको एक्सेप्ट किया जाएगा।
आर्टिकल पोस्टेड ड्यूरिंग स्टे ऑफ शिप इन एन इंडियन पोर्ट दे शुड वेयर इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर जो आपका आर्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, आप जब जहाज जो है इंडियन पोर्ट के ऊपर भारतीय बंदरगाह के ऊपर खड़ा है तब आप उस आर्टिकल को पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर इंडियन पोस्टेज स्टैम्प का यूज आपको करना है। इफ पोस्टेड इन हाई सीज, अगर उसको हाई सी यानी कि समुद्र में जब जहाज चला गया तब उसको पोस्ट कर रहे हैं, दे मे बी प्रीपेड विद पोस्टेज स्टैम्प ऑफ कंट्री टू विच द वेसल बिलोंग। तो ये चीज देखी जाएगी कि वो जहाज जो है वो किस देश से बिलोंग कर रहा है, तो उसी हिसाब से उस देश की पोस्टेज स्टैम्प जो होंगी उसके ऊपर लगाई जाएंगी। The mails will be given air और सरफेस ट्रांसमिशन एज डिजायर्ड बाय सेंडर। उसके बाद जो भी आपकी मेल्स होंगी उनको एयर या फिर सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाएगा। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रेषक के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो सेंडर है चार्जेस तो वही देगा, वही एयर मेल के लिए भी देगा, सरफेस के लिए भी देगा, तो वो जिसके लिए भी चार्जेस देता है उसकी इच्छा के हिसाब से उसी को वैसा ट्रांसमिशन दे दिया जाएगा। एयर मेल्स प्रीपेड विद स्टैम्प्स अदर देन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स। उसके बाद अगर एयर मेल चार्ज आपकी एयर मेल आर्टिकल्स हैं और उनका जो पूरा भुगतान है वो कैसे किया गया है, ऐसी स्टैम्प से किया गया है जो आपकी नॉन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प है, यानी कि भारतीय डाक टिकट के अलावा किसी दूसरे स्टैम्प का यूज करके उनके एयर मेल के लिए उनको प्रीपे किया है। हैंडेड ओवर सेपरेटली विद अ स्टेटमेंट ऑफ बेट, तो उनको अलग से हैंड ओवर किया जाएगा और किसके साथ किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ बेट के साथ किया जाएगा। और या फिर आपका क्या किया जाएगा, एवी टू स्टेटमेंट दी जाएगी अगर शिप प्रोवाइडेड विद पोस्ट ऑफिस, अगर जो जहाज है वहां पर पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करवाया गया है तो आपकी AV2 स्टेटमेंट लगाई जाएगी साथ में, नहीं तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ वेट के साथ उसको हैंड ओवर किया जाएगा। For these mails, the vessel belong to which country will reimburse the airmail conveyance charges to Indian Postal Department। और यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी आपका मेल होगी, ऐसी कोई भी आपकी मेल होगी तो जिस भी देश से वो वैसल बिलोंग करेगा, जहाज जो वो बिलोंग करता है, वो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को क्या करेगा, एयरमेल कन्वेंस चार्जेस को रीइंबर्स करेगा, उनकी प्रतिपूर्ति करेगा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को। उसके बाद हमारे पास डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य के देश में आर्टिकल का वितरण कैसे किया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल एक बार भारत के बॉर्डर से, भारत की जो लिमिट्स है उससे परे चला गया, फिर उसके बाद उसका कैसे वितरण किया जाएगा, कैसे उसको वापिस भेजा जाएगा, ये सारी चीजें हमारे देश के हाथों से परे हो जाती हैं, ठीक है, हमारे देश के हाथों में नहीं रहती हैं। आर्टिकल डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे उसके जो भी आंतरिक कानून होंगे या फिर उसके जो भी अपने नियम होंगे उस देश के, उसी के हिसाब से वो उन आर्टिकल्स की डिलीवरी करेगा, यानी कि वो देखेगा अपने कानून के हिसाब से कि आर्टिकल जो है वो उनकी कंडीशंस के हिसाब से ठीक है, वितरण करने योग्य है या नहीं है, कैसे उसको रोका जाएगा, तो वो सारी चीजें उनके अपने हाथ में है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक बार आर्टिकल चला गया तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी उसके लिए नहीं रहती है, फिर वो खुद देखते हैं वहां पर जाके कि कैसे इसको डिलीवर करना है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो भारतीय डाक विभाग जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैनर ऑफ आर्टिकल डिलीवरी, के आर्टिकल का वितरण जो है किस तरीके से हुआ है। उसके बाद रिटर्न अनडिलीवर्ड अकॉर्डिंग विद लेजिस्लेशन रेगुलेशंस ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, उसका गंतव्य देश के कानून या फिर नियम जो भी है उनके हिसाब से अगर उस आर्टिकल को अनडिलीवर वापिस किया गया, वापिस भेजा गया, तब भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल गवर्नड बाय इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, उसके बाद आर्टिकल को जिस तरह से भारतीय डाक विभाग में रोक के रखा जाता है, यानी कि 7 दिन रोक के आ जाएगा, 15 दिन रोका जाएगा, फर्दर पीरियड में कितने टाइम के लिए रोका जाएगा, ये सारी चीजें जैसे हमारे यहाँ पे होती हैं वैसे ही अलग अलग देशों में अपने अपने रूल्स होते हैं, उनके रूल्स के हिसाब से वो उन अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स को रोक के रखेंगे, डिटेन करके रखेंगे। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी, बाहर भेजी गई विदेशी वस्तुओं का वितरण ना होने पर उनका निपटान कैसे किया जाएगा। सेंडर कैन इंस्ट्रक्ट बाय नोट ऑन एड्रेस साइड, तो इसके लिए जो प्रेषक है वो क्या कर सकता है, एड्रेस साइड के ऊपर एक नोट लगा सकता है, एक सूचना दे सकता है इन लैंग्वेज नोन इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, लेकिन उस लैंग्वेज में देगा। अब ये तो नहीं है कि अगर वो इंडिया के लिए भेज रहा है और चाइनीज में वो लिख के भेज रहा है तो भारत में उसको कैसे समझेंगे कि क्या लिखा है, तो जिस भी डेस्टिनेशन के लिए वो भेज रहा है, अगर वो भारत के लिए भेज रहा है तो हिंदी या इंग्लिश में यूज कर सकता है, चाइना के लिए भेज रहा है तो चाइनीज में लिखेगा, तो यानी कि जिस भी देश के लिए भेज रहा है उसी देश की जो भी भाषा होगी, उस देश में जो भी नॉन लैंग्वेज होगी उसी में वो भेजेगा। दैट इट शुड नॉट बी रिडायरेक्टेड, कि इसको रिडायरेक्ट नहीं करना है, इसको पुनः निर्देशित नहीं करना है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन वो देना चाहता है। सिमिलरली ही मे
इंस्ट्रक्ट दैट इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी, इसी के साथ वो ये भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है, ये भी इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर दे सकता है कि अगर ये आर्टिकल नॉन डिलीवर है, अगर इसकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, आर्टिकल रिटर्न टू हिम आफ्टर ए स्टिपुलेटेड पीरियड, तो कितने समय के बाद, निर्धारित पीरियड के बाद उसका आर्टिकल उसको रिटर्न कर दिया जाए। उसके बाद हाउएवर आर्टिकल रिटर्न टू हिम बिफोर स्टिपुलेटेड पीरियड, यहाँ ये भी हो सकता है कि जो निर्धारित समय है उससे पहले भी वो आर्टिकल उसको वापस किया जाए। इफ पीरियड ऑफ डिटेंशन प्रेस्क्राइब्ड इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन इज लेस, अगर जो गंतव्य का देश है वहां पर आर्टिकल को रोक के रखने का जो पीरियड है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको पहले भी वो वाला आर्टिकल जो है भेजा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस, डाक से वस्तु निकालना और पते में परिवर्तन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यही तक करेंगे। थैंक यू।